Hello everyone, I am Madhu Sharma and welcome back to my YouTube channel English Mantra by Madhuri. Today we will discuss about William Wordsworth Part 1. So let's start. First question is, the final version of Wordsworth's The Prelude appeared in. Final version कब आया था The Prelude का? 1798, 1806, 1850 या फिर 1816. The Prelude, जिसका अदर नेम है ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जो ब्लैंक वर्स में लिखी गई है वर्ड्सवर्थ के द्वारा, और इसका फाइनल वर्जन आया था 1850 में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द करेक्टर ऑफ द लीच गैदर अपीयर्स इन. लीच गैदर करेक्टर अपीयर होता है द रिक्लूज, द प्रील्यूड, लोडामिया या फिर रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस. इन तीनों में से किसी में ऐसा नहीं आता, बट रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में लीच गैदर करेक्टर आता है. और ये एक लैरिक पोएम है, 1802 में कंपोज की गई थी, 1807 में ये पब्लिश की गई थी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड मेक्स एन असर्शन दैट. असर्शन बोलते हैं बल देकर कहना. आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड एक असर्शन है. किस बात पर बल दिया जाता है इसमें कि द पोएट ट्रेवल्ड विद द क्लाउड, द पोएट moved aimlessly with the cloud, both the poet and the cloud were lonely, या फिर the poet moved as aimlessly as the cloud. I wandered lonely as a cloud makes an assertion that the poet moved as aimlessly as the cloud. Okay, next question is, bliss was it in that dawn to be alive, but to be young was very heaven. This occurs in a poem. ये कहाँ, कौन सी पोएम में? इन अ पोएम बाय, किसके द्वारा पोएम में है? विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम में है, एस टी कॉलरिज की, बायरन की या शैली की? तो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम में है. ये तो हमें पता ही है क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में ही कर रहे हैं हम. बट इसमें वर्ड्सवर्थ ये लाइन किसके कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है. तो इसका आंसर होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में. ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है. और इसमें एक तरीके से सिग्नल करती है द अराइवल ऑफ अ न्यू डॉन ऑफ डेमोक्रेटिक फोर्सेस, ऑफ अ ब्रेक फ्रॉम द फ्यूडल सोसाइटी. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. इन विच पोएम डज द फॉलोइंग लाइन अपीयर. ये लाइन कहाँ पर आती है? आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. ये लाइन कौन सी पोएम में आती है? पोएम के नेम देख लेते हैं. माइकल, इमोर्टैलिटी ओड, रिजेक्शन ओड या फिर टिंटन अबे. माइकल, रिजेक्शन ओड में ऐसा कुछ नहीं है. इमोर्टैलिटी ओड या टिंटन अबे में देखना होगा, इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है. आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग. इसमें ये स्पीकर यानी कि जो पोएट है हमारा बताना चाहता है कि वो बताते हैं कि द पॉसिबिलिटी दैट द ह्यूमन सोल एग्जिस्ट बिफोर बर्थ. बर्थ से पहले भी ह्यूमन सोल एग्जिस्ट करती है. ठीक है, ये बात और सोल वगैरह की बात मोस्टली इमोर्टैलिटी ओड में हुई है, तो इसका आंसर इमोर्टैलिटी ओड है. ओके, आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग, यानी कि ह्यूमन सोल इस बर्थ से पहले भी एग्जिस्ट करती है, बट जब ह्यूमन बच्चा होता है तब तो उसे थोड़ा बहुत याद भी रहता है, बट जैसे जैसे हमारा बर्थ होता है और हम बड़े होते जाते हैं, हम वो भूलते चले जाते हैं हमारा पहले वाला जन्म या पहला उसका कारण जो भी होता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, द पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज वाज नोटेबली इन्फ्लुएंस्ड बाय. वर्ड्सवर्थ और कोलरिज की जो पोएट्री है किससे इन्फ्लुएंस्ड थी? द नेपोलियनिक वॉर्स, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन या फिर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन या फिर पुअर लॉज. नेपोलियन के जो वॉर थे या नेपोलिक वॉर जो थे उनसे कोई ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं पड़ा था उन पर. ग्लोरियस रिवॉल्यूशन भी नहीं है. द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उनके टाइम में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था और उसी से ही वो इन्फ्लुएंस्ड थे दोनों. ओके, यस. क्वेश्चन नंबर 7 इज, विच रोमांटिक पोएट कॉइन्ड द फेमस फ्रेज स्पॉट्स ऑफ टाइम. स्पॉट्स ऑफ टाइम किस रोमांटिक पोएट ने कॉइन किया है? ये जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलरिज या फिर लॉर्ड बायरन. तो विलियम वर्ड्सवर्थ एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट हैं जिन्होंने स्पॉट्स ऑफ टाइम ये कॉइन फ्रेज किया था
ये फ्रेज कॉइन किया था, और कब किया था, किसमें किया था, द प्रील्यूड, बुक 12th में किया था। ठीक है, बुक 12th में है ये। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following statements about the lyrical ballads is not true? लिरिकल बैलेड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, नॉट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आंसर, ये ऑप्शंस देख लेते हैं। इट कैरिड ओनली वन बैलेड प्रॉपर विच वॉज कॉल्ड इज द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। इट ऑल्सो कैरिड पास्टरल एंड अदर पोएम्स। इट कैरिड अ preface which Wordsworth added in 1800. D option is it also printed from Gray's Elegy written in a country churchyard. तो इसमें एक बैलेड, प्रॉपरली जो बैलेड है वो एक है जो कोलरिज की है, कौन सी, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, ये बस सही है। इट ऑल्सो कैरिड पास्टरल एंड अदर पोएम्स, पास्टरल पोएम भी हैं इसमें, अदर पोएम्स भी हैं, ये भी बात ठीक है लिरिकल बैलेड्स में। और इसमें प्रीफेज को जो जोड़ा गया था, विलियम वर्ड्स ने ऐड किया था, वो 1800 में किया था। यस, इट इज ट्रू, बट इट ऑल्सो प्रिंटेड फ्रॉम ग्रेज इलेजी इन कंट्री चर्चयार्ड, ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और लिरिकल बैलेड्स एक कलेक्शन है विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कोलरिज की पोएम्स का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ड्सवर्थ हैड अ डीप इन्फ्लुएंस ऑन थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा हुआ है वर्ड्सवर्थ का। अकॉर्डिंग टू हार्डी, a particular poem by Wordsworth was his best cure for despair, which is that poem. हार्डी के अकॉर्डिंग एक उनकी पोएम है जो कि बेस्ट क्योर फॉर डेस्पेयर है, यानी कि निराशा के टाइम में काफ़ी अच्छे से क्योर करती है। कौन सी पोएम है वो, माइकल टिंटरनेबे, द इडियट बॉय, या फिर द लीच गैदरर। ठीक है, तो वर्ड्सवर्थ की रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, जो पहले भी बता चुकी हूँ मैं, ये पोएम है जिसमें लीच गैदर का करेक्टर भी आता है। ठीक है, इसको ही लीच गैदर भी टाइटल दिया गया है, और इसी से ही वो डीप इन्फ्लुएंस हुए थे थॉमस हार्डी। आवर ऑप्शन इज डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द सोनेट अपॉन सोनेट बाय वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा सोनेट अपॉन सोनेट इनमें से किसको कहा गया है, बताना है। लंदन 1802, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, फ्रेंड आई नो नॉट विच वे, या फिर नन्स फ्रेट नॉट एट देयर कॉन्वेंट्स नैरो रूम। तो वर्ड्सवर्थ की नन्स फ्रेट नॉट एट देयर कॉन्वेंट्स नैरो रूम, ठीक है, ये सोनेट है, और इसको ही सोनेट अपॉन सोनेट कहा जाता है, यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रील्यूड although begun as early as 1799, 1799 में ये बिगिन हो गई थी, एंड फिनिश्ड इन इट्स फर्स्ट वर्जन इसका फिनिश हो गया था 1805 में। ओके, वॉज नॉट पब्लिश्ड अंटिल, लेकिन ये कब तक पब्लिश नहीं हो पाई थी, 1815 तक, 1820, 1830 या फिर 1850। तो ये कब तक पब्लिश नहीं हो पाई थी, 1850 तक पब्लिश नहीं हो पाई थी, उसके बाद यानी कि 1850 में ही पब्लिश हुई थी ये, उनकी डेथ के बाद। और किसके द्वारा की गई थी ये पब्लिश की गई थी उनकी डेथ के बाद उनकी वाइफ के द्वारा पब्लिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, इन वर्ड्सवर्थ्स प्रील्यूड द बॉय ऑफ विनेंडर इज अफेक्टेड बाय। प्रील्यूड में द बॉय ऑफ विनेंडर किससे अफेक्टेड था, होता है ब्लाइंडनेस, डीफनेस, म्यूटनेस, या फिर लेमनेस। तो ऐसा ब्लाइंडनेस, डीफनेस, लेमनेस तो नहीं है, म्यूटनेस से वो अफेक्टेड रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ब्रिटिश यूनिवर्सिटी फिगर्स इन विलियम वर्ड्सवर्थ प्रील्यूड। कौन सी ब्रिटिश यूनिवर्सिटी विलियम वर्ड्सवर्थ के प्रील्यूड में फिगर करती है, धरम, ग्लासगो, कैम्ब्रिज, या फिर ऑक्सफोर्ड। ठीक है, प्रील्यूड मैं बता चुकी हूँ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, और वर्ड्सवर्थ ने इसे स्टार्ट किया था 1798 में या फिर अर्ली 1799 में एट द एज ऑफ 28, और ये कंटिन्यू इस पर वर्क होता रहा उनकी पूरी होल लाइफ तक। ठीक है, उन्होंने तब तक इसे कोई एक टाइटल भी नहीं दिया था, इन्होंने बस ये कहा था इसे कि द पोएम ऑन द ग्रोथ ऑफ द
ऑफ माई ओन माइंड, इसीलिए ही जो मैं पहले बता चुकी हूँ इसका दूसरा टाइटल भी है जो कि आपको पता होना चाहिए, क्या है, ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड। ठीक है, और ये पब्लिश हुई थी उनकी डेथ के 3 मंथ बाद 1850 में, और उसका फाइनल नेम उनकी जो वाइफ थी मैरी, उन्होंने दिया था प्रिल्यूड, और प्रिल्यूड बुक 6 में कैम्ब्रिज का नेम आता है। ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एंड द एल्प्स का, इन विच ही टॉक्ड अबाउट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ठीक है, कैम्ब्रिज एंड द एल्प्स जो एक बुक 6 है इसमें जिक्र हुआ है ब्रिटिश यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ड्सवर्थ comes out of a mood of despondency in his poem Resolution and Independence by interacting with a, ये क्वेश्चन तो आप वैसे कर लोगे क्योंकि कई बार इसका जिक्र हो चुका है। डेस्पोडेंसी के मूड से बाहर आते हैं वो रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंस में, किससे इंटरेक्ट होने के बाद, एक बोटमैन से या फिर लूसी नाम की लड़की से, या फिर इंटरेक्ट करते हैं लिटिल कॉटेज गर्ल से या फिर लीच गैदरर से, क्योंकि रिजोल्यूशन इंडिपेंडेंस में लीच गैदर ही है, तो इससे जब इंटरेक्ट होते हैं तो वो डेस्पोंडेंसी के मूड से बाहर आते हैं। ठीक है, यस, चलिए यानी कि जब वो वॉक कर रहे होते हैं, वॉक के दौरान तो तब उन्हें इसका मैं फिर कभी जिक्र करूंगी क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द पोइट्री शुड पोर्ट्रे द नेक्ड एंड नेटिव डिग्निटी ऑफ मैन वॉज प्रोनाउंस्ड बाय, द पोइट्री शुड पोर्ट्रे द नेकेड एंड नेटिव डिग्निटी ऑफ मैन वॉज प्रोनाउंस्ड बाय, ये किसके द्वारा प्रोनाउंस किया गया है, ये आर्नल्ड, शैले, वर्ड्सवर्थ या फिर कॉलरिज, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने ही ऐसा कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर एग्जैक्टली डिड वर्ड्सवर्थ फर्स्ट एस्पाई द 10,000 डैफोडिल्स मेंशन्ड इन हिज पोएम डैफोडिल्स। डैफोडिल्स पोएम में एस्पाई बोलते हैं देखना। ठीक है, फर्स्ट एक ही बार में देखा था उन्होंने 10,000 डैफोडिल को, वेयर मतलब कहाँ देखा था, एग्जैक्टली कहाँ देखा था, तो ऑप्शन देख लेते हैं, हाई ऑन द हिल्स एंड वेल्स, ऑन द मिल्की वे एट नाइट, या फिर बिसाइड द लेक, बीनेथ द ट्रीज, या फिर बिसाइड द ट्रीज। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा बिसाइड द लेक बीनेथ द ट्रीज। एग्जैक्टली वो है जहां पर वर्ड्सवर्थ ने पहली बार स्पॉय किया था, यानी कि देखा था 10,000 डैफोडिल्स, जो कि किस पोएम में मेंशन है, वो है डैफोडिल्स में। डैफोडिल्स के बारे में बता दूं, एक ये लैरिक पोएम है वर्ड्सवर्थ की, काफ़ी फेमस वर्क है जो कि ठीक है, काफ़ी फेमस वर्क है जिसमें वर्ड्सवर्थ और उनकी सिस्टर डोरोथी दोनों ही आए थे अ लॉन्ग बेल्ट ऑफ डैफोडिल्स के उसमें। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1807 इन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, 2 वॉल्यूम की पोएम में 1807 में पब्लिश की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ डू द डैफोडिल्स फ्लैश अपॉन हिज इनवर्ड आई, कब वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग डैफोडिल फ्लैश अपॉन हिज इनवर्ड आई ऐसा करते हैं। अब पहले मैं बता दूं, फ्लैश अपॉन हिज इनवर्ड आई, इनवर्ड आई से मतलब है यहाँ पर क्या कहते हैं, जो ये वर्ड्सवर्थ हैं ये बताना चाहते हैं अपने फाइनल स्टैंजा में कि जो नैरेटर है वो यानी कि इसमें यही बने हुए नैरेटर कि जब वो काउच पर ऐसे ही लेटे रहते हैं पेंसिव मूड में, तो उनकी अंतरात्मा, ठीक है, इनवर्ड आई बोलते हैं अंतरात्मा की आंखें, अंतरात्मा की आंखों पर क्या फ्लैश चमकते हैं, कौन चमकने लगते हैं, डैफोडिल्स चमकने लगते हैं पेंसिव मोड में भी। ठीक है, और फिर वो उन्हें फिर दोबारा से याद आ जाती है अपनी स्प्रिंग डेज की मेमोरीज जो थी उनकी, वो पुरानी डैफोडिल की, वो फिर उन्हें हैप्पीनेस दे देती है, पेंसिव मूड गायब हो जाता है। तो कब, जब व्हेन ही इज इन जोकन कंपनी, व्हेन ही इज इन अ वैकेंट एंड पेंसिव मूड, व्हेन ही इज ऑन हिज वॉन्डरिंग्स, या फिर व्हेन ही इज एस्लीप एंड ड्रीमिंग। नो, मैंने बताया हुआ है जब वो पेंसिव मूड में लेटे होते हैं तब वो उनकी अंतरात्मा इनवर्ड आई पर चमकते हैं डैफोडिल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, व्हाट इन वर्ड्सवर्थ्स पोएम डैफोडिल फ्लैशेस अपॉन द इनवर्ड आई।
द स्टार्स दैट शाइन, द लोनली क्लाउड्स, द वेल्स एंड हिल्स, द डैफोडिल्स। आप इसे बता सकते हैं आराम से, पीछे मैंने काफ़ी अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया था। तो द डैफोडिल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लिरिकल बैलेड्स वॉज पब्लिश्ड इन। लिरिकल बैलेड कब पब्लिश हुई थी? 1795, 1797, 1798 या फिर 1801? लिरिकल बैलेड्स 1798 में। 1798 में विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरिज का कलेक्शन है पोएम का, मैं बता चुकी हूँ, और इसका फर्स्ट टाइम ये पब्लिश हुई थी 1798 में, ठीक है। और दूसरा इसका एडिशन आया था 1800 में, जिसमें वर्ड्सवर्थ ने ऐड किया था क्या? प्रीफेस किया था ऐड, ओके। एंड 20 इज पोइट्री इज इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी वो सैड बाय। काफ़ी फेमस लाइन है ये। पोइट्री इज इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, ये किसके द्वारा कही गई है? विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलरिज, पी.बी. शैले या फिर मैथ्यू आर्नल्ड? तो ये कहा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। सो ये 20 क्वेश्चन थे जो कि आज हमने पूरे किए हैं। एंड होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे मुझे इंकरेजमेंट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।